नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय और आपका स्वागत है यूपीएससी रिसोर्स हब में। और मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं आज एड्स दिवस पे एड्स के बारे में। तो हम भारत में बात करेंगे कि भारत में वो कौन सी महिला थी जिसने सबसे पहले एचआईवी के मामलों की खोज की थी। तो जानते हैं एचआईवी के बारे में। तो बात करते हैं हम एड्स विश्व में कैसे फैला, कहां फैला और किस व्यक्ति को सबसे पहले एड्स हुआ था। एचआईवी का इतिहास जानवरों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। 19वीं सदी में सबसे पहले अफ्रीका के एक खास प्रजाति के बंदरों में एड्स का वायरस मिला था, जिसको चिंपैंजी बंदर बोला जाता था। माना जाता है कि बंदरों से यह रोग इंसानों में फैला। ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका के लोग बंदर खाते थे। ऐसे में यह अनुमान लगाया जाता है कि बंदर खाने से वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश किया होगा। सबसे पहले 1920 में यह बीमारी अफ्रीका के कांगो की राजधानी जो किंशासा में है वहां फैली थी। 1959 में कांगो के एक बीमार आदमी के खून के नमूने में सबसे पहले एचआईवी का वायरस मिला था। माना जाता है कि वह व्यक्ति सबसे पहला एचआईवी संक्रमित व्यक्ति था। अब हम बात करें अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये वायरस समलैंगिक युवकों की वजह से फैला था। ये बताया गया। आज से तकरीबन 38 साल पहले 1981 में एक छपी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के लॉस एंजल्स में 5 पुरुषों में यह वायरस पाया गया था जो समलैंगिक थे। अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट क्या कहती है इसके मामले में, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एड्स का पहला मामला 1981 में सामने आया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस जानलेवा बीमारी की उत्पत्ति किंशासा शहर में हुई थी। यह शहर अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि किंशासा बुश मीट का बड़ा बाजार था और संभावना जताई गई थी कि वहीं से संक्रमित खून के संपर्क में आने से यह बीमारी इंसानों तक फैली थी। एक और संस्था है जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है, सीडीसी। तो सीडीसी की रिपोर्ट क्या कहती है? अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिपोर्ट की माने तो एचआईवी का वायरस समलैंगिक युवकों के बीच असुरक्षित संबंधों के कारण फैला था। करीब 40 साल पहले 1981 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजल्स के 5 पुरुषों में यह वायरस पाया गया। वे सभी युवक समलैंगिक थे। रिपोर्ट बताती है कि पहला मामला गैटन दुगास नामक व्यक्ति में मिला था, जो पेशे से एक कैनेडियन फ्लाइट अटेंडेंट। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि उसने जानबूझकर अमेरिका के कई लोगों से संबंध बनाए थे। इसी वजह से उसे पेशेंट 0 का नाम दिया गया था। अमेरिका में जब यह बीमारी जानकारी में आई तब से शुरुआती 8 सालों तक एचआईवी के 92% मरीज पुरुष ही होते थे। बाद के वर्षों में धीरे धीरे यह बीमारी महिलाओं में भी फैली। चिंपैंजी से कैसे जुड़ा हुआ है एड्स का इतिहास? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा चुका है कि बीमारी एक चिंपैंजी से इंसान में फैली। डाइचे वेले की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि सबसे पहले एचआईवी एड्स कांगो में एक चिंपैंजी की वजह से हुआ था, जब कैमरून के जंगलों में एक घायल चिंपैंजी ने एक शिकारी को खरोंचा और काटा। चिंपैंजी के अटैक से शिकारी के खून पर भी गहरे जख्म हो गए थे। इसी दौरान चिंपैंजी का खून घायल शिकारी के शरीर में मिल गया और इसी से एचआईवी का संक्रमण फैल गया। लगभग इतनी रिपोर्ट है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। पता अगर बोले तो किसी को नहीं पता है कि कहां से एक्चुअल में किस चीज से फैला हुआ था। लेकिन हम बात करते हैं भारत की, तो आज से लगभग 30 साल पहले भारत को पता चला कि खतरनाक एचआईवी वायरस उसके तटों तक, मतलब उसके घर में प्रवेश कर चुका है, जब 6 सेक्स वर्करों के रक्त के नमूने की जांच में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। यह काफी हद तक एक युवा वैज्ञानिकों के प्रयास के कारण संभव हुआ था, लेकिन अब तक उनके अग्रणी काम को लगभग हम लोगों ने भुला दिया गया है। जब पहली बार उनसे लोगों को एचआईवी एड्स के लिए जांच करने का सुझाव दिया गया तो सेलप्पन निर्मला ने मना कर दिया था जांच करने। यह 1985 के अंत की बात है और चेन्नई मद्रास के मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी की 32 वर्षीय छात्रा अपने शोध प्रबंधन के लिए विषय तलाश रही थी। यह विचार उनकी प्रोफेसर और गुरु सुनीति सोलोमन का था। एड्स के मामलों की औपचारिक ट्रैकिंग 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हो गई थी और भारत में चिकित्सा अधिकारी नहीं चाहते थे कि यह बीमारी भारत में पहुंचे तो वे बेखबर रहें। मतलब उनको ऐसा था कि उनको पता ना चले, ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन निर्मला याद करती हैं कि उस समय ऐसा
होने की बात तो व्यापक रूप से अकल्पनीय माना जाता था। उस समय प्रेस ने लिखा था कि HIV अनैतिक पश्चिम की बीमारी है। ये मतलब अनैतिकता के अनुसार फैलाई गई एक बीमारी है जहां स्वतंत्र सेक्स और समलैंगिक प्रचलित है। दूसरी ओर भारत को विषम लैंगिक, एकांकी और ईश्वर भक्त के रूप में चित्रित किया गया था। ये वो अपने इंटरव्यू में बताती हैं। कुछ अखबारों की माने तो उन्होंने तो यहां तक टिप्पणी की थी कि जब तक यह बीमारी भारत पहुंचेगी तब तक अमेरिका इसका इलाज ढूंढ लेगा। इसके अलावा चेन्नई शहर और उसके आसपास के तमिलनाडु क्षेत्रों को विशेष रूप से पारंपरिक समाज माना जाता था। इससे पहले मुंबई के कथित रूप से अधिक कामुक शहर से एकत्र किए गए सैकड़ों नमूनों का परीक्षण पश्चिमी शहर पुणे के वायोलॉजी संस्थान में पहले ही किया जा चुका था और अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया था। इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि निर्मला अनिच्छुक थी। मैंने डॉक्टर सोलोमन से कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि परिणाम नकारात्मक होगा, वह कहती थी। हालांकि सोलोमन ने अपनी छात्रा को इसे आजमाने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि सीलप्पन निर्मला इसकी रिसर्च करेंगी। यह निर्णय लिया गया कि निर्मला यौन कर्मियों, समलैंगिक पुरुषों और अफ्रीकी छात्रों जैसे उच्च जोखिम वाले समूह में 200 रक्त के नमूने एकत्रित करेगी। लेकिन यह आसान काम नहीं था। उस टाइम पे निर्मला ने पहले लेप्टोस्पाइरोसिस पर काम किया था, जो कुत्तों और कृंतकों से फैलने वाला एक जीवाणु जनित रोग था और वह HIV या एड्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह अपने यौन कर्मियों को कहां खोजेंगी। मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों के विपरीत जहां रेड लाइट जिले प्रसिद्ध हैं, चेन्नई में यौन कर्मियों के लिए कोई निश्चित पता नहीं था। इसलिए उन्होंने मद्रास जनरल अस्पताल में जाना शुरू कर दिया, जहां कई महिलाओं का यौन संचारित रोगों के लिए इलाज किया जाता था। वहां मेरी दोस्त कुछ सेक्स वर्करों से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे दूसरी सेक्स वर्करों के बारे में बताया। जब मैंने उनके फॉर्म देखे तो पाया गया कि उनमें से कई पर वी होम लिखा हुआ था। जब मैंने आसपास पूछा तो मुझे बताया गया कि इसका मतलब सतर्कता गृह है, विजिलेंस होम है, जहां वेश्याओं और बेसहारा महिलाओं को अधिकारियों द्वारा हिरासत में रखा जाता है। भारत में याचना करना आज भी अवैध है और इन महिलाओं को गिरफ्तार कर सुधार गृह भेज दिया जाता था क्योंकि वे जमानत देने में असमर्थ थी। इसलिए हर सुबह काम पर जाने से पहले निर्मला यौन कर्मियों से मिलने के लिए रिमांड होम में आने लगी। निर्मला एक छोटे से गांव में एक पारंपरिक परिवार में पड़ी बली थी, शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे। बोलती हैं, मैं घबराई हुई किस्म की थी, तमिल बोलती थी, मैं एक शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। लेकिन उनको अपने पति वीरप्पन राममूर्ति से प्रोत्साहन मिला, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। अक्सर वह उनको अपने स्कूटर पर रिमांड होम ले जाते थे। दंपति अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और उनके पास अतिरिक्त पैसे नहीं थे और इस तरह वो बस का किराया बचा सकती थी। 3 महीने में उसने 80 से ज्यादा सैंपल इकट्ठा किए। उसके पास न तो दस्ताने थे, न ही कोई सुरक्षा उपकरण और सेक्स वर्कर को भी नहीं पता था कि उनका परीक्षण किस लिए किया जा रहा है। मैंने नहीं बताया, वो बोलती हैं कि मैंने नहीं बताया कि मैं एड्स की तलाश कर रही हूं। उन्होंने बताया कि वे सभी अनपढ़ थीं और अगर मैंने उन्हें बताया भी होता तो वे समझ नहीं पाती कि एड्स क्या है। उन्हें लगा कि मैं यौन रोगों के लिए नमूने ले रही हूं। सोलोमन, जो एक हृदय और फेफड़े के सर्जन से विवाहित थी, ने अपने पति और अन्य लोगों से उधार लिए गए उपकरणों से एक छोटी सी अस्थायी प्रयोगशाला बनाई, जिसमें उन्होंने और निर्मला ने रक्त के नमूनों के सीरम को अलग किया, जो परीक्षण प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण हिस्सा था। बेहतर भंडारण सुविधा के अभाव में निर्मला ने अपने घर के रेफ्रिजरेटर में उनको रखा था। क्योंकि चेन्नई में एलिसा परीक्षण की कोई सुविधा उस समय पे नहीं थी, तो इसलिए डॉक्टर सोलोमन ने नमूनों की जांच चेन्नई से 200 किलोमीटर वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में कराने की व्यवस्था की। अब फरवरी 1986 में एक दिन मेरे पति, वो बोलती हैं कि फरवरी 1986 में एक दिन मेरे पति और मैंने नमूने के आइस बॉक्स में रखे और कटपड़ी जाने वाली एक रात की ट्रेन में सवार हो गए। वहां से हमने CMC पहुंचने के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया। वहां बायोलॉजी विभाग के निदेशक जैकब टी जॉन ने 2 कनिष्ठ सहयोगियों P जॉर्ज बाबू और एरिक सिमोस को निर्मला की मदद के लिए नियुक्त किया था। निर्मला याद करती हैं कि हमने सुबह 8:30 बजे परीक्षण शुरू किया। दोपहर में बिजली चली गई, इसलिए हम सबने चाय का ब्रेक लिया
जब हम वापस लौटे तो डॉक्टर जॉर्ज बाबू और मैं सबसे पहले प्रयोगशाला में पहुंचे। डॉक्टर जॉर्ज बाबू ने ढक्कन खोला और जल्दी से उसे बंद कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि उसको खोलना मत, लेकिन मैंने देखा था 6 नमूने पीले हो गए थे। मैं दंग रह गया, मैंने कभी ऐसा उम्मीद नहीं की थी। 1 मिनट बाद सिमोस अंदर आया, उसने भी नतीजे देखे। कुछ सकारात्मक परिणाम है, उसने कहा, और जल्दी से जॉन को बुलाने के लिए बाहर गया, जो दौड़ता हुआ कमरे में आया। अब सकारात्मक परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता था, यह सबके सामने खुल चुकी थी और ये सबके सामने सकारात्मक परिणाम आ चुके थे। तुमने ये नमूने कहां से एकत्र किए? जॉन ने निर्मला से। चेन्नई लौटने से पहले निर्मला और उनके पति को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राममूर्ति कहते हैं, हमें बताया गया कि यह बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए किसी को मत बताना। चेन्नई लौटने के बाद निर्मला सोलोमन के जल्द ही वह सतर्कता गृह में वापस लौट आई, इस बार सोलोमन बाबू और सिमोस के साथ, और उन्होंने फिर से 6 महिलाओं से नमूने एकत्रित किए। सिमोस नमूनों के साथ अमेरिका गए, जहां वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण से पुष्टि हुई कि घातक HIV वायरस वास्तव में भारत में आ चुका था। यह दुखद समाचार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को दिया गया, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तमिलनाडु के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री HV हांडे को इसकी जानकारी दी। मई में जब हांडे ने राज्य विधानसभा में यह बुरी खबर सुनाई तो निर्मला और सोलोमन दर्शक दीर्घा में बैठे थे। लोगों की शुरुआती प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। कुछ ने परीक्षणों पर सवाल उठाए, कुछ ने कहा कि डॉक्टरों से गलती हुई है। सोलोमन, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया है, को आलोचकों द्वारा विशेष रूप से निशाना बनाया गया, क्योंकि वह पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र से बाहरी व्यक्ति। उनके बेटे सुनील सोलोमन कहते हैं, लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि एक उत्तर भारतीय महिला हमें गंदा कह रही है, लेकिन मेरी मां सहित हर कोई सदमे में था। अधिकारियों ने जवाब देने के लिए पागलों की तरह भागदौड़ शुरू कर दी। निर्मला कहती हैं, ICMR के निदेशक ने मुझे कहा कि यह तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है, हमें जल्द से जल्द काम शुरू करना होगा। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर जांच और रोकथाम कार्यक्रम शुरू किए। पिछले कुछ सालों में HIV एड्स भारत में महामारी बन गया है, जो तेजी से बढ़ रहा है और देश के हर कोने में फैल रहा है। वर्षों तक यह माना जाता रहा था कि भारत में 5.2 मिलियन संक्रमण के साथ दुनिया में सबसे अधिक संक्रमित लोग हैं, लेकिन 2006 के अनुमानों के अनुसार यह संख्या लगभग आधी हो गई। लेकिन आज भी भारत में 2.1 मिलियन से अधिक संक्रमित लोग रहते हैं, और यह घातक बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, जानलेवा बनी हुई है। निर्मला ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। उसे अभी भी 200 नमूनों में से 100 से ज्यादा नमूने इकट्ठे करने थे, जिन्हें उसने अपनी थीसिस के लिए जांच करने के लिए सहमति दी। अगले कुछ सप्ताहों तक वह समलैंगिक पुरुषों से मिलने के लिए यौन कर्मियों के सुधार गृहों और जेलों में जाती रही। मार्च 1987 आ जाता है और उन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। तमिलनाडु में एड्स की निगरानी परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुई और चेन्नई के किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन मेडिकल में वैक्सीन उत्पादन कार्यक्रम में शामिल हो गई, जहां से वे 2010 में सेवानिवृत्त हो गई। आगे वो बताती हैं कि भारत में HIV एड्स की मौजूदगी की पुष्टि करने वाले उनके अभूतपूर्व काम के ठीक 30 साल बाद निर्मला को लगभग भुला दिया गया है। उस समय उनकी सफलता के बारे में कुछ प्रेस रिपोर्टों को छोड़कर उनके उत्कृष्ट काम को बहुत कम मान्यता मिली है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी वे हकदार थी। किसी व्यक्ति ने उनसे ये क्वेश्चन किया। वह कहती हैं, मैं गांव में पली बड़ी हूं, वहां कोई भी ऐसी चीजों को लेकर उत्साहित या उदास नहीं होता। मैं खुश हूं कि मुझे यह अवसर मिला और मैंने समाज के लिए कुछ कहा। ऐसे लोग मुझे लगता है कि बार बार पैदा होने चाहिए। 2023 तक दुनिया भर में 39.9 मिलियन लोग HIV से पीड़ित हैं। इनमें से 1.4 मिलियन लोग 15 वर्ष से कम उम्र के हैं, मतलब बच्चे हैं। 2023 में HIV से संबंधित बीमारियों से 63 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यहां 2023 के कुछ अन्य HIV आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। 1.3 मिलियन लोग HIV से नए संक्रमित हुए हैं। 103 देशों ने बताया कि 230 मिलियन लोगों का परीक्षण किया गया और परिणाम प्राप्त हुए। WHO अफ्रीकी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। अगर टॉप 10 कंट्रीज देखे जाएं तो अफ्रीका से हैं, जहां 26 मिलियन लोग HIV से पीड़ित हैं तथा नए HIV संक्रमणों में 50% यही हैं। HIV के कुछ जोखिम कारकों में शामिल है असुरक्षित गुदा या योनि सेक्स,
अन्य यौन संचारित संक्रमण होना, सुई साझा करना, असुरक्षित कटाई या छेदन से संबंधित चिकित्सा प्रक्रियाओं तथा सुई से चोट लगना। एचआईवी को रोकने के लिए कुछ तरीके हैं। सेक्स के दौरान पुरुष एवं महिला कंडोम का उपयोग करें। एचआईवी और यौन संचारित संक्रमणों के लिए परीक्षण करवाना, स्वैच्छिक चिकित्सा पुरुष खतना करवाना, नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने और उनके उपयोग करने वाले लोगों के लिए हानि न्यूनीकरण सेवाओं का उपयोग करना, एंटी रेट्रोवायरल दवाएं ARV लेना। तो दोस्तों ये आंकड़े हैं भारत में और विश्व में। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब सतर्क रहें और स्वच्छता का हर चीज का ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना टेस्ट करवाएं, जिससे भारत आने वाले समय में भारत से ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाए, ये महामारी खत्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।